हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें हमारी 2 क्लासें हो भी चुकी हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप जाके क्लास को देख सकते हैं। और आज हम उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। और कल तक जो हमने पढ़ा था, एक बार उसको देख लेते हैं कि कल तक हमने एक्चुअल में पढ़ा क्या था। ये पीछे का हमने जो भी पढ़ा था, एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा था। तो कल हमने जो पढ़ा था, यहाँ से हमने स्टार्ट की थी कल की कहानी कि भारत का जो संवैधानिक इतिहास था वो कैसे बना था, जिसमें हमने पुर्तगाल, ब्रिटेन, डच, डेनिश, फ्रांसीसी कंपनियों को देखा था। और ऐसे ऐसे करके हमने इन सारी चीज़ों, ये कब आई थी, कब बनी थी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और हमने एक्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो कल हम यहाँ पर आ चुके थे, ये वाले एक्ट हम पढ़ रहे थे। आज हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और एक एक एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ रखा है तो यकीन मानिए, अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको एहसास हो जाएगा अभी तक जो भी पढ़ा था ये उससे बहुत अच्छे लेवल का है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये वाले एक्ट पढ़ेंगे, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है भारत पे 1773 से लेके 1853 तक के एक्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी अगली, उसमें हम ये वाले एक्ट देखेंगे और ये वाले एक्ट आपके देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले आप लोगों से ये गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और बेहतर क्लास बनाने का। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। आज जो हमको पढ़ना है, सबसे पहले जो हमको एक्ट पढ़ना है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है। अब ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये आया क्यों था, एक बार मैं फिर से पीछे जाना चाहूँगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं ये क्यों इसको पढ़ा रहा हूँ। ये जो 1773 का एक्ट है या कोई भी एक्ट है, इन्होंने काम क्या किया था, ये जितने भी एक्ट आ रहे थे ये आखिर क्यों आ रहे थे। जो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत में बहुत ज़्यादा घोटाले कर रही थी, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रही थी। और ये ब्रिटिश क्राउन को मतलब बहुत कम पैसा दे रही थी और अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। तो ब्रिटिश क्राउन ने ये अलग अलग एक्ट लाके कंपनी के जो शक्तियाँ थीं उनमें कमी लाने के लिए ये अलग अलग एक्ट लाए थे। तो हर एक्ट इसी कारण से आया था कि कंपनी पर किसी भी तरह से नियंत्रण को स्थापित किया जा सके। अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो कंपनी की शक्तियों में कमी लाई गई थी इन एक्ट के माध्यम से। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये एक्ट क्यों आया था। तो सबसे पहला जो एक्ट आया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग का मतलब ही होता है किसी चीज़ पे कंट्रोल करना। क्या मतलब होता है, किसी चीज़ पे कंट्रोल करना, इसका मतलब होता है। और यहाँ पे मैंने इसको लिख भी रखा है, कंपनी पर क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए इसने क्या किया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट को लाया था। अब इसके लाने के कारण क्या थे, एक बार इनके कारणों पर नज़र डाल लेते हैं कि इसके क्या कारण थे जिसलिए ये एक्ट लाया गया था। अभी अभी मैंने बताया था कि कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रखा था। तो एक तो इसका कारण था भ्रष्टाचार, और कंपनी की दयनीय आर्थिक स्थिति हो चुकी थी। मतलब कंपनी एक तो राजा को कुछ दे नहीं रही थी, क्राउन को कुछ दे नहीं रही थी, और खुद की कंपनी की इतनी हालत बुरी हो चुकी थी कि 60 लाख पाउंड का इस पे ऋण चढ़ गया था। कंपनी 60 लाख पाउंड ब्रिटिश क्राउन से ऋण ले चुकी थी और क्या कह रही थी कि 4 लाख पाउंड की प्रतिवर्ष हमको छूट दो। मतलब जो भी ये, जैसे अपना जो भी ये करते थे उसमें से कुछ हिस्सा इनको क्राउन को देना होता था। तो जो ये हिस्सा दे रहे थे तो उसमें से इन्होंने कहा हमें इसमें से 4 लाख की छूट दे दो, 4 लाख पाउंड की, हम इतना आपको नहीं चुका पाएंगे। और 60 लाख पाउंड का ये कर्ज ले चुके थे राजा से। और इन्होंने क्या कहा कि 10 लाख पाउंड का एक बार कर्ज हमको और दे दो। तो मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी में कितना गजब का भ्रष्टाचार हो रहा होगा कि एक तो कर्जे में है और उसको राजा को भी कुछ नहीं दे रहे और ऋण भी मांग रहे हैं। तो कंपनी जो थी बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। और क्या हुआ था, बंगाल में अकाल पड़ा था। बंगाल जो क्षेत्र था वहाँ पे एक बहुत बड़ी महामारी, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था 1770 के आसपास। और उसी टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर हिस्ट्री में, जो 1769 से लेके 72-73 तक मैसूर युद्ध चले थे। तो मैसूर युद्ध में भी
कंपनी को बहुत घाटा हुआ था, क्योंकि पहला मैसूर युद्ध जो कि क्या बोलता हूँ हैदर अली से हुआ था, तो हैदर अली जीतते हैं तो कंपनी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये भी एक कारण था कंपनी की दयनीय स्थिति के लिए। और बंगाल में द्वैध शासन भी लग गया था। बंगाल में द्वैध शासन बोले तो अब ये द्वैध शासन को पहले आप समझ लीजिए एक बार, ये द्वैध शासन क्या होता है। द्वैध शासन ये जो होता है, जैसे कि अब सारी की सारी पावर जो थी वो कंपनी के पास आ चुकी थी। भारतीय राजाओं के पास कोई पावर नहीं रह गई थी। जो भी कहीं से भी टैक्स मिल रहा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब जितना भी एग्रीकल्चर हो रहा था वहाँ से जो भी टैक्स मिल रहा था वो सब अंग्रेज रख रहे थे। लेकिन राजा किसको बना के रखा था? अभी भी भारतीय नवाब ही राजा थे। तो जनता की नज़र में शासन कौन कर रहा था? भारतीय राजा। लेकिन वहाँ पे जो पैसा इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा था? वो कंपनी कर रही थी। तो इसे कहते हैं द्वैध शासन, मतलब दो तरह का शासन। पैसा कोई और ले रहा है और दिखाया किसी और को जा रहा है कि ये हैं, मतलब राजा को सामने खड़ा कर दिया कि ये ही हैं जो सारा का सारा काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा अपने हाथ में ले रहे हैं। तो ये होता है द्वैध शासन। अब इसमें एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, जिस टाइम पे ये एक्ट लाया गया था उस टाइम पे ब्रिटेन में, ये पहली बात तो इसको देखिए, ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था। कभी भी आपसे पूछा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट कौन लाया था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं बनाया था, ये ब्रिटिश संसद ने बनाया था। जो ब्रिटेन में संसद थी उसके द्वारा इसको बनाया गया था। और उस टाइम पे जो ब्रिटेन के राजा थे वो जॉर्ज तृतीय थे, जो कि 1760 से लेके 1820 तक रहने वाले हैं। और जो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। और बंगाल का जो गवर्नर था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि 1773 के टाइम पे कौन वहाँ का गवर्नर था बंगाल का, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग वहाँ के गवर्नर थे। अब यहाँ पे ये जो एक्ट था, हमने इसमें ये जानने की कोशिश की कि इसकी ये लाया क्यों गया था। अब ये जो लाया गया था तो इसमें बताया क्या गया था वो भी एक बार समझ लेते हैं। इसके जो प्रावधान थे इसमें क्या कहा गया था। कंपनी का जो एकाधिकार था, मतलब एकाधिकार की पूरे भारत में जो व्यापार करने की शक्ति थी वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को थी, और किसी भी ब्रिटेन की कंपनी को भारत में व्यापार करने की शक्ति नहीं थी। तो इसी शक्ति को, इसी एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था कि आपको मैं 20 वर्षों का एक और चार्टर देता हूँ, एक मतलब अधिकार दे देता हूँ कि आप 20 वर्षों तक ऐसे ही आप व्यापार कर सकते हैं। तो ये एकाधिकार बढ़ाया गया था कंपनी का। अब क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर था, जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था बंगाल का गवर्नर, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और प्रथम जो गवर्नर जनरल बना था वो वारेन हेस्टिंग ही था। तो गवर्नर जनरल उस समय जो बना था वो भी वारेन हेस्टिंग था, और जो बंगाल का गवर्नर था वो भी वारेन हेस्टिंग था। अब इस गवर्नर की सहायता के लिए क्या किया गया, गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया। ये 4 सदस्यीय जो परिषद थी ये गवर्नर को हेल्प करने के लिए थी, गवर्नर को किसी भी कार्य में सहायता करने के लिए थी। गवर्नर इनसे किसी भी कार्य में मशवरा, सलाह कुछ भी ले सकता था, ये इसलिए बनाई गई थी। और जो मद्रास था, बम्बई था, यहाँ पे भी तो अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसी थी, तो यहाँ पर भी कुछ लोग गवर्नर थे। जैसे एक मद्रास का गवर्नर अलग था, बम्बई का अलग था, और बंगाल का अलग गवर्नर था। लेकिन ये जो दोनों गवर्नर थे, मद्रास के, बम्बई के, इनको बंगाल के गवर्नर के अधीन रखा गया था। मतलब जो भी बंगाल का गवर्नर कहेगा वो मद्रास और बम्बई के गवर्नर को उसकी बात माननी पड़ेगी। तो ये इसका मतलब था। और यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी 1773 के एक्ट से। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था, तो 1774 में बना था। और उस सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जो चीफ जस्टिस थे, वो एलिजा एम्पे बने थे। और उसमें 3 जज और थे जो कि चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, ये 3 जज और थे। तो एक आपका कौन था, एलिजा एम्पे जो कि मुख्य जज था, और बाकी 3 आपके अन्य जज थे। अब एलिजा एम्पे ने क्या किया था, ये जो वारेन हेस्टिंग था इस पे एक बार क्या लगाया था, महाभियोग। लेकिन मतलब एलिजा एम्पे ने नहीं लगाया था, इस पे महाअभियोग लगाया गया था। तो उसका जो मुकदमा आया था वो एलिजा एम्पे के पास ही आया था, क्योंकि ये चीफ जस्टिस थे। तो जब ये इनके पास आया, और जो ये वारेन हेस्टिंग थे और एलिजा एम्पे थे, ये आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, तो ये महाभियोग लगा तो था लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं हुआ था, और इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग को।
अब इसमें एक और प्रावधान किया गया था इस रेगुलेटिंग एक्ट में, उपहार, जैसे उपहार कोई भी, जैसे होता नहीं है आपको किसी से भी कोई काम कराना होता है तो आप रिश्वत टाइप में देते हैं या कोई गिफ्ट टाइप में देते हैं ताकि आपका काम कैसे भी हो जाए। तो कंपनी पर ये सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि आप किसी से भी कोई उपहार, कोई गिफ्ट नहीं ले सकते हो, कोई रिश्वत नहीं ले सकते हो, और आप अपना खुद का निजी व्यापार भी नहीं खोल सकते हो। निजी व्यापार जैसे कि आप कंपनी में भी काम कर रहे हो और आपने अपनी खुद की भी एक शॉप खोल रखी है, जो भी आप कंपनी में कर रहे हो उसी से रिलेटेड आपने एक खुद की, मतलब घर पे कोई भी एक खोल के रखी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ, मतलब जैसे कोई सरकारी कर्मचारी होता है या सरकारी, मान लो कि कोई डॉक्टर है तो वो सरकारी अस्पताल में भी बैठता है और उसकी निजी क्लिनिक भी होती है। तो इस चीज़ पे इस एक्ट के जरिए रोक लगाई गई थी। अब इसका महत्व क्या था, एक बार इसको समझ लेते हैं। इस एक्ट का महत्व क्या था? देखिए, इसका महत्व ये था कि ये जो एक्ट आया था तो सब पहली बार ऐसा हो रहा था, पहली बार भारत में ऐसा हो रहा था कि भारत में ब्रिटिश संसद का ये प्रथम नियंत्रण था। पहली बार संसद ने भारत पे डायरेक्ट रूल करने की कोशिश की, डायरेक्ट नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन ये कंपनी के ही माध्यम से हो रहा था। हालांकि ये ब्रिटिश संसद कर रही थी लेकिन कंपनी के माध्यम से कर रही थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा था। और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव अगर पूछी जाए आपसे कि भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट आई है तो इसकी स्थापना कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट ही था 1773 का, जिसके जरिए केंद्रीय प्रशासन की नींव भारत में पड़ती है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद एक और एक्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि इस एक्ट में कुछ ना कुछ कमियां थीं। तो देखते हैं अगला एक्ट आपका कौन सा आता है। अब ये जो अगला एक्ट आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। और ये जब आता है तो इस टाइम पर भी जो क्राउन था, जो राजा था, वो जॉर्ज तृतीय ही था, जो कि 1720 से 1760 से लेके 1820 तक रहने वाले थे। और उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो विलियम पिट्स आयंगर थे। और इन्हीं के नाम पे ये एक्ट का नाम यहाँ पे रखा गया था। तो आप लोगों को ये पिट्स इंडिया जो एक्ट है ये किसके नाम पे आया था? ये उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे उन्हीं के नाम पे रखा गया था। अब ये क्यों आया था, कारण क्या था इसके आने का? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कमियां थीं और उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए थे एक बार इसको देख लेते हैं। ये जो इसके प्रावधान हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका प्रावधान है, मतलब इसमें क्या कहा गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था उसको अलग अलग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? मतलब अभी तक क्या था, एक तो द्वैध शासन आपका वो था कि अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी टैक्स था, जो भी रेवेन्यू था, जो भी राजस्व इनकम थी वो अपने तरफ ले रही थी और शासन के लिए किसको दिखा दे रही थी? राजाओं को दिखा दे रही थी, वो भी भारतीय राजाओं को। वो एक अलग द्वैध शासन था। अब ये कंपनी के अंदर ही एक द्वैध शासन स्टार्ट हो गया था। दो तरह का एक तरीके से शासन स्टार्ट हो गया था कंपनी के अंदर। क्या? एक तो बनाई गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखेंगे। कंपनी में जो भी व्यापार होना है, कहाँ से माल ढोना है, क्या करना है, कुछ भी करना है व्यापार को लेके, उसके लिए एक पैनल गठित कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। और इसमें कुछ मेंबर्स रख दिए गए कि ये लोग इस चीज़ का फैसला करेंगे। तो ये काम ईस्ट इंडिया कर रही थी व्यापारिक मामले में। और एक दूसरा पैनल बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कि कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे, जैसे कि भारतीय राजा उनके लिए कुछ हस्तक्षेप भी करते थे, तो इसके लिए जो राजनीतिक मामला थे इनके लिए क्या किया गया था, इनका एक अलग ही विभाग बना दिया गया था और वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या किया था, क्राउन ने 6 सदस्यों को नियुक्त किया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे वो राजनीतिक मामलों को देखते थे और इसके लिए क्राउन ने क्या किया था, ये 6 सदस्य नियुक्त किए थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने व्यक्ति थे? 6 सदस्य आपसे पूछा जा सकता है। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देते थे? ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट देते थे। जो भी भारत में प्रशासनिक मामले की जो भी घटनाएं घटती थीं ये ब्रिटिश संसद को अपनी रिपोर्ट देते थे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने अभी आपको जो पीछे बताई थी, यहाँ पे
यहाँ पे गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 4 थी। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे उसकी परिषद से सदस्यों की संख्या को कम किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य संख्या थी उसको कम किया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, इसका मतलब क्या था। ये जो 4 सदस्य से 3 सदस्य किए गए, इसका मतलब आप समझ जाएं तो आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तक जो 4 सदस्य थे तो इसका मतलब ये था गवर्नर जनरल को उनकी बातें ज़्यादा माननी पड़ रही थीं, लेकिन अब उनकी एक संख्या ही कम कर दी गई। मतलब उनका अब थोड़ा सा वैल्यू को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। और गवर्नर जनरल जो था उसको क्या दे दी गई थी, वीटो शक्ति दी गई। मतलब अब गवर्नर जनरल का ही फैसला जो होगा वो अंतिम फैसला होगा। उसने जो फैसला दे दिया वही फैसला उसका माना जाएगा। और जो कोलकाता था, कोलकाता को अब कंपनी की राजधानी बना दिया गया था। अभी तक कोलकाता या मतलब कंपनी की राजधानी ये नहीं था। अब कोलकाता को क्या बनाया गया, कंपनी की राजधानी बनाया गया। और यही कंपनी की राजधानी 1931 तक रहती है। 1931 में जाके भारत की राजधानी दिल्ली बनती है पहली बार ऐसा हो रहा था कि भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। मतलब भारत एक ऐसा क्षेत्र है जो कि टोटली आपका क्या है, ब्रिटिश के अंडर में काम कर रहा है। यानी कि ब्रिटिश ही इसके रूलर हैं, ब्रिटिश ही इसके प्रशासक हैं। पूरे के पूरे भारत पे जो राज था वो ब्रिटिश का था, ऐसा इसका मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और एक्ट आता है, क्योंकि इस एक्ट में भी कुछ कमियां थीं और ये एक्ट सही से काम नहीं कर पाया था, तो इसके लिए एक और एक्ट आया था। और वो एक्ट क्या था, एक 1786 का एक विशेष अधिनियम आया था। मतलब वैसे तो ये 1773 का चार्टर एक्ट आना चाहिए था, लेकिन कुछ कमियों के जरिए इसको क्या किया गया था, 1786 में एक और एक्ट लाया गया था जिसको 1786 का विशेष अधिनियम कहते हैं। अब इसमें क्या किया गया था, इसमें भारत में एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट व्यक्ति की एंट्री कराई जाती है जिसका नाम होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम होता है इसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है। और ये गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और गवर्नर जनरल के साथ साथ इसको क्या बनाया जाता है, प्रधान सेनापति। प्रधान सेनापति बोले तो चीफ कमांडर इसको बनाया जाता है। जो सेना होती है ना, उसका सबसे प्रमुख अधिकारी इसी गवर्नर जनरल को बनाया जाता है। ये गवर्नर जनरल भी रहता है बंगाल का और इसको सेना का प्रमुख भी बनाया जाता है। और इसके लिए क्या किया गया था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना था उस टाइम पे। और इसके लिए क्या कहा गया था, ये जो गवर्नर जनरल है परिषद के निर्णय को मानने या ना मानने की शक्ति दी गई थी। मतलब सेम बात कही गई जो अभी हमने पीछे बताई थी ना, वीटो पावर, तो इसमें भी यही बात की गई। ये अपनी परिषद के निर्णय को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। जो 4 सदस्यीय परिषद थी और 1784 में उसको क्या कर दिया गया था, 3 सदस्यीय परिषद कर दिया गया था। तो ये अपनी परिषद के निर्णय को मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था। ये बात गवर्नर जनरल पर डिपेंड करती थी वो मानेगा या नहीं। तो ये तो था 1786 का विशेष अधिनियम। ये अधिनियम सिर्फ इसलिए लाया गया था क्योंकि उस टाइम पे भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस की ज़रूरत महसूस हुई, तो इनको लाया गया था। अब उसके बाद जो एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट आता है और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या हुआ था। जो ईस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। ये व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकार क्या होते हैं, अभी अभी हमने बात की थी ना, क्या बात की थी, बोर्ड ऑफ आपके डायरेक्टर्स की और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो व्यापारिक मामले देख रहे थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वो प्रशासनिक मामले देख रहे थे। और इन मामलों को क्या बताया गया, अब 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया कि आप 20 वर्षों तक अभी और अपना व्यापार कर सकते हैं और इस पर शासन भी कर सकते हैं। अगर आपने 20 वर्षों में कुछ भी गड़बड़ की तो हम फिर से एक एक्ट लाएंगे और उस एक्ट के जरिए आपको बताएंगे कि अब आपको क्या करना है और हमें क्या करना है, ऐसा ब्रिटिश क्राउन का कहना था। अब इसमें क्या हुआ, 20 वर्षों के लिए एकाधिकार व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों बढ़ाए गए। और जो परिषद थी ना, परिषद जो अभी यहाँ पे हमने बात की थी, परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति, सेम बात है। परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति का मतलब ही यही है कि गवर्नर जनरल चाहे तो उसका निर्णय मान सकता है और ना चाहे तो नहीं मान सकता है। और ये वीटो पावर किसको दी गई थी, गवर्नर को, गवर्नर जनरल को। और इस एक्ट में ये कहा गया था आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल हैं सभी गवर्नर जनरलों के लिए ये पावर
रहेगी। जो भी गवर्नर जनरल आएगा वो अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, वो अपनी परिषद के निर्णय को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो ये शक्ति दी गई थी गवर्नर जनरल को। आपको समझ में आया होगा कि ये वीटो पावर क्या थी और परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति क्या थी। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा उसके सदस्य, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था और उसके जो सदस्य थे, उनका जो वेतन था, मतलब उनको जो सैलरी मिल रही थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को और जो उसके सदस्य थे उनको, वो भारतीय राजस्व से मिल रही थी, यानी कि भारतीय खजाने से उनका वेतन दिया जा रहा था। जबकि वो चाहे वो ब्रिटेन में अपना काम कर रहे हों चाहे भारत में काम कर रहे हों, जो ये अभी मैंने आपको पीछे बताया था, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। ये जो 6 सदस्य आपके थे ना, ये ब्रिटिश कंट्रोलर थे, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, लेकिन ये भारत में नहीं काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे ब्रिटिश संसद के लिए और ब्रिटिश में काम कर रहे थे और वहीं से ये अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को दे रहे थे। और कभी मतलब ये भारत भी आते थे, ऐसा नहीं है कि वहीं रह के काम करते थे, ये भारत में भी आते थे। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये काम ब्रिटिश के लिए कर रहे हैं, ब्रिटिश संसद के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनका जो पैसा दिया जा रहा है, इनकी मेहनत का, इनकी जो सैलरी दी जा रही है, वो कहाँ से दी जा रही है? भारतीय राजस्व से दी जा रही है, मतलब भारतीय खजाने से दी जा रही है। तो आप समझ रहे होंगे कि भारतीयों को किस तरह से लूटा जा रहा था अंग्रेजों के जरिए, ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब गवर्नर जनरल जो बॉम्बे और मद्रास का था, उस पर और अधिक शक्ति नियंत्रण कर दी गई, मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको और ज़्यादा शक्ति दी गई ताकि वो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरलों पर नियंत्रण कर सके। अब आगे देखते हैं, आगे एक और एक्ट आता है 20 वर्षों के बाद 1813 में, क्योंकि अभी एक्ट आया था 1793 में, तो 20 वर्षों के बाद फिर से एक एक्ट आता है। इसमें क्या कहा गया देखिए, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक एकाधिकार थे और जो व्यापारिक एकाधिकार थे, तो जो प्रशासनिक एकाधिकार थे उनको क्या कर दिया गया था, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। अब 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तो मतलब 1833 तक ये कैसे भी अपने प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? उनको समाप्त कर दिया गया। अब इस एकाधिकार को समाप्त करने का मतलब क्या था? क्या कंपनी को भारत से भगा दिया गया था? बिल्कुल नहीं। कंपनी से ऐसा कहा गया कि अभी तक भारत में जो काम कर रहे थे वो केवल आप कर रहे थे, अब ब्रिटेन की और भी कंपनियां आकर यहाँ पे व्यापार कर सकती हैं, आप उनको मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम आपका ये व्यापारिक जो एकाधिकार है उसको ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनको एक एकाधिकार दिया गया था। क्या? एक तो चाय व अफीम का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, और चीन के साथ व्यापार, चीन बोले तो चाइना के साथ व्यापार करने की शक्ति अभी केवल ईस्ट इंडिया के पास ही थी। अगर और कोई कंपनी ब्रिटेन की आती भी है तो ये वाले व्यापार वो नहीं कर सकती है, और कोई भी व्यापार कर सकती थी। आपको ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके बता देना, मैं फिर से इसको समझा दूंगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, व्यापारिक एकाधिकार, प्रशासनिक एकाधिकार, ये कभी भी किसी को समझ में ही नहीं आती हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। और ये वाला पॉइंट तो कभी भी समझ में नहीं आता है कि चीन के साथ व्यापार, चाय के साथ व्यापार, ये क्या मतलब है। चीन के साथ व्यापार का मतलब ये है कि कंपनी जो चीन देश है उसके साथ व्यापार कर सकती थी और भारत में चाय और अफीम का व्यापार कर सकती थी। ये एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास थे। अब क्या है, यहाँ पे एकाधिकार खत्म करने की बात मैंने यहाँ पे बता ही दी है कि अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी भारत आने की अनुमति अब मिल चुकी थी और वो भी अपना भारत में व्यापार कर सकती थी, ऐसा मैंने अभी आपको बताया था। अब जो ब्रिटिश कंपनियों को जब ये व्यापारिक एकाधिकार ख़त्म हो गया था, ये वाला ख़त्म हो गया था, तो अन्य कंपनियां भारत आएंगी। अब जब अन्य कंपनियां भारत आएंगी तो अब वो अपने यहाँ से तो व्यक्तियों को लेके नहीं आएंगी, तो उन्हें भारतीयों की ज़रूरत पड़ेगी। और कैसे भारतीयों की ज़रूरत पड़ेगी? शिक्षित भारतीयों की, क्योंकि कंपनी में कुछ शिक्षित लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो शिक्षित भारतीयों की ज़रूरत पड़ी कंपनी में, और जब ज़रूरत पड़ी कंपनियों में तो इसी एक्ट के जरिए कहा गया था कि अब शिक्षा के लिए एक बजट बनाया, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए कहा गया। और कौन सी शिक्षा? पश्चिमी शिक्षा, यानी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो, इसके लिए पहली बार 1 लाख रुपए का जो खर्च था वो शिक्षा के लिए निकाला गया था। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था, केवल ऐसा कहा गया था कि हम 1 लाख
रुपए खर्च करेंगे ताकि लोग शिक्षित हो सकें और वो अंग्रेजी यानी कि पाश्चात्य शिक्षा को सीख सकें, और ताकि हम उनका इस्तेमाल कंपनियों में कर सकें और कंपनियों से हमको क्या हो, प्रॉफिट हो। देखिए, कोई भी कहीं से भी कुछ भी आता है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है, सीधी सीधी बात है। तो ये 1 लाख रुपए जो खर्च करने की बात कर रहे थे, तो ये अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे थे अंग्रेज, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया भी नहीं। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या किया। ईसाई मिशनरियों का मतलब क्या होता है, अभी मैं समझाता हूँ। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिली और ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति उनको मिली और लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए इनको कहा गया। ये ईसाई मिशनरी आपको जहाँ भी मिल जाए, इसका मतलब है कुछ ईसाई पादरी जो कि मतलब जो आपका ईसाई धर्म के जो चीफ लीडर होते हैं, उनको आने की अनुमति भारत में दी गई। और किस लिए दी गई, ताकि वो ईसाई धर्म का भारत में प्रचार और प्रसार कर सकें और लोगों का धर्म परिवर्तन करा के ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म का प्रचार करें, लोगों को ईसाई धर्म में लाने की कोशिश करें। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, ईसाई मिशनरीज कहा जाता है। और तो और इन्होंने, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा इन्होंने क्या क्या किया था। इन्होंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था कि आप जो ईसाई लोग थे भारतीय नारियों से विवाह करें ताकि और ज़्यादा ईसाईयत बढ़े और ज़्यादा ईसाई लोग बढ़ें, ताकि हमको इस पे शासन करने की अनुमति, मतलब एक तरीके से शक्ति मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है इसमें क्या कहा गया, जो स्थानीय सरकारें होती हैं ना, लोकल गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि इस समय जो ग्राम पंचायतें हैं, प्रधान है, ये वाली जो इस तरह की पहले जो होती थी, उनको क्या कहा गया था, कर लगाने की शक्ति दी गई थी कि आप कर लगा सकते हो। जो एग्रीकल्चर कर है, जो भी उस टाइम पे कर होते होंगे एक तरीके से इनकम के लिए, तो वो कर लगाने की शक्ति स्थानीय सरकारों को दी गई। और अगर कोई कर नहीं देता था, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो टैक्स वगैरह नहीं देता था, तो उसको दंड देने की व्यवस्था भी इनके पास थी। मतलब इनको इनकी शक्ति दी गई थी कि अगर कोई आपको टैक्स नहीं दे रहा है तो आप उसे उसकी सज़ा भी दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1833 का चार्टर एक्ट। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट, और इसमें क्या कहा गया, इसको भी आप लोग देखिए। अभी हमने बात की थी कि प्रशासनिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाए गए थे और व्यापारिक एकाधिकार ख़त्म कर दिए गए थे, केवल चीन के साथ और चाय और अफीम का व्यापार बचा था। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया है उसके व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए। अब कोई भी कंपनी आके कोई सा भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकती है, आप इसको मना नहीं कर सकते हो। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब किसी भी अन्य कंपनी को रोक नहीं सकती है कि जो हम कर रहे हैं वही आप भी करने आ गए हैं, तो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके एकाधिकार का मतलब ये होता है दोस्तों कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार है ऐसा काम करने का, और उसी चीज़ को ख़त्म कर दिया गया था। जो कंपनी व्यापार कर रही थी भारत में, उसके उस एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया था। अब अन्य कंपनियां भी आके सेम व्यापार कर सकती थीं, लेकिन प्रशासनिक एकाधिकार को क्या किया गया था, बढ़ा दिया गया था। फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया कि आप अभी भी प्रशासन कर सकते हो, क्योंकि प्रशासन करने के लिए क्राउन ये समझ रहे थे कि हमको ना आना पड़े भारत, तो इसलिए वो इनका प्रशासनिक एकाधिकार तो बढ़ा देते थे। बंगाल का जो गवर्नर था, यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट दोस्तों क्या आता है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने जो 1773 का एक्ट पढ़ा था, उसमें बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन ये जो 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। अभी तक वो केवल बंगाल का था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और ऐसा पहला व्यक्ति कौन था, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनता है वो विलियम बेंटिंक था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इसके पास जो शक्तियाँ थीं वो समर्थ शक्तियाँ थीं, चाहे वो नागरिक शक्तियाँ हों चाहे वो सैनिक शक्तियाँ हों। सैनिक शक्तियाँ मतलब ये सेना का प्रमुख भी था, और नागरिक शक्तियाँ तो वो जो भी सामाजिक कार्य होते थे, जो भी प्रशासनिक कार्य होते, उन सबका भी वो लीडर था। तो सारी की सारी शक्तियाँ इसमें दी गई। मतलब सारी शक्तियाँ का मतलब ही जो भी पावर होगी वो सब इसमें ही निहित होगी। इसी का मतलब जो भी होगा उसको आखिरी वो माना जाएगा। कौन है? विलियम बेंटिंक को सारी शक्तियां प्रदान की गई थी, चाहे वो नागरिक शक्तियां हों चाहे वो सैनिक शक्तियां हों।
अब ये जो एक्ट थे, अभी तक जो इससे पहले के जो एक्ट थे, इनको नियामक एक्ट कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था? यहाँ पे देखिए, गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए कानून को एक्ट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? एक्ट। अब जो भी गवर्नर जनरल कोई भी कानून बनाता है तो उसको एक्ट कहा जाएगा। और इससे पहले अगर गवर्नर जनरल किसी भी कानून को बनाता था तो उसको क्या कहा जाता था? नियामक कहा जाता था। और नियामक का मतलब होता है रेगुलेटर, रेगुलेटर का मतलब होता है नियंत्रणकर्ता, तो उसको नियामक कानून कहते थे। लेकिन अब से यानी कि 1833 से जो भी एक्ट गवर्नर के द्वारा बनाए जाएंगे उनको एक्ट कहा जाएगा, जो भी कानून बनेगा। अब इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल को भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि अभी तक जो गवर्नर जनरल था वो केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन अब वो गवर्नर जनरल क्या हो गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो अब उसके पास जो शक्ति है वो भारत के पूरे क्षेत्र पे किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता था। और फिर से यहाँ पे क्या किया गया था, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें जो संख्या 3 से 4 फिर से कर दी गई थी, जो कि 1784 के एक्ट में घटा दी गई थी। लेकिन वो 1833 के एक्ट में क्या हुआ, उस संख्या को फिर से बढ़ा दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो दोबारा से संख्या 4 कर दी गई थी वो किस एक्ट के माध्यम से हुई थी, तो वो 1833 के एक्ट के माध्यम से हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई कि ब्रिटिश कब्जे वाले, मतलब जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जो कि ब्रिटिश के कब्जे में हैं, तो ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। जो भी भारत का क्षेत्र है और जो ब्रिटिश के कब्जे में है उस पर पूर्ण नियंत्रण आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, ऐसा इस एक्ट में कहा गया था। तो ये थी इस एक्ट की कुछ बातें। अब आगे की तरफ चढ़ते हैं और एक और एक्ट बचा हुआ है दोस्तों। अभी इसी में की 2-1 बातें हैं, उनको समझ लीजिए। इसी एक्ट के माध्यम से एक चीज़ लाई गई थी, भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था। क्या बनाया गया था? भारतीय विधि आयोग। विधि आयोग मतलब कानून बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 4 सदस्य थे। अब 4 सदस्य आपके इसकी गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी थे, और वही 4 सदस्य आपके क्या थे, विधि आयोग में भी थे। लेकिन ये चीज़ अलग थी और वो चीज़ अलग थी। इसका जो अध्यक्ष था वो लॉर्ड मैकाले था, और मैकाले ने अपनी मैकाले संहिता का निर्माण किया। मैकाले संहिता का मतलब ये होता है, मैकाले ने अपने खुद के कुछ कानून बनाए थे, खुद के कुछ कॉन्सेप्ट बनाए थे, तो उसी को क्या कहा गया था, मैकाले संहिता कहा गया था। और जो मैकाले था ये विधि सदस्य था, लेकिन ये कैसा था, अस्थायी सदस्य था। क्या था? मतलब इसको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता था, इसकी जगह पे कोई दूसरा भी लाया जा सकता था। और आपने सुना होगा 1835 में एक मतलब लॉर्ड मैकाले का एक एक्ट आता है जिसमें शिक्षा के लिए बात की जाती है। तो ये लॉर्ड मैकाले उसी विधि आयोग का अध्यक्ष और सदस्य था। सिविल सेवकों के लिए जो इस समय आप देखते हैं जो IAS IPS जो परीक्षाएं होती हैं, इसके लिए इस ऐसी परीक्षाओं के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया था कि अब ये जो परीक्षाएं हैं मतलब एक तरीके से ओपन होंगी, मतलब हर कोई इसमें क्या है मौका पा सकता है, हर कोई व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल के सिविल सेवक बन सकता है। और ये मौका भारतीयों को भी दिया गया था, भारतीय भी इस परीक्षा को पास कर सकते थे और प्रशासन में अपनी भागीदारी को स्थापित कर सकते थे। लेकिन ये सिर्फ बात कही गई थी, बाद में इसको फिर से क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था कि भारतीयों में ऐसी कहाँ पावर है जो वो इस परीक्षा को क्रैक कर पाएँ, तो इसको रद्द कर दिया गया था। अब ये जो विलियम बेंटिंक आया था, इस विलियम बेंटिंक का एक बहुत अच्छा कार्य था जो अभी यहाँ पे हमने बात की थी। ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, इसने एक बहुत अच्छा काम किया था इसी टाइम पे। और वो काम क्या था जो भारत में सदियों से चला आ रहा था और नहीं हो पा रहा था, वो था इसने सती प्रथा का अंत करके दिखाया था। ये इसका बहुत अच्छा कार्य था। सती प्रथा का अंत 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। और दास प्रथा का अंत 1843 में किया गया था दोस्तों। और ये किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, उनका नाम है कर्नल सलीमन। एक व्यक्ति आते हैं 1843 में जो कि दास प्रथा का एंड कर देते हैं। उस समय दास बनाने की व्यवस्था थी भारत में, तो इसका ये ख़त्म कर देते हैं, मतलब एक कानून पास कर देते हैं। अब एक एक्ट बचा हुआ है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। और वो एक्ट आपका क्या है, और उस एक्ट को देखने से पहले कुछ आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो मैं यहाँ पे ये चीज़ें लेके आया हूँ,
ये 4-5 चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये जो गवर्नर जनरल का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ जाएगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो 1782 के युद्ध के बाद बनता है, और प्रथम जो गवर्नर बनता है वो रॉबर्ट क्लाइव बनता है 1787 में। प्लासी के युद्ध से बनता तो 1758 में है, लेकिन प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, और बनता कब है वो 58 में। और जो अंतिम बंगाल का गवर्नर होता है वो वारेन हेस्टिंग होते हैं। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनता है वो 1773 के एक्ट से बनता है, और वो प्रथम कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग बनता है। और जो अंतिम आपका गवर्नर जनरल होता है बंगाल का वो विलियम बेंटिंक होते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में विलियम बेंटिंक को बंगाल का गवर्नर ना कहकर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है, विलियम बेंटिंक, जो कि प्रथम होते हैं। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका कौन होता है, लॉर्ड कैनिंग होते हैं। और 1856 में एक एक्ट आता है, मतलब 1856 के बाद क्या होता है, जो आपका भारत का गवर्नर जनरल होता है उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। क्या कहा जाता है, भारत का वायसराय। और वो कौन होते हैं, लॉर्ड कैनिंग ही होते हैं प्रथम। और 1856 में, मतलब 1856 में जो वायसराय बनते हैं वो तो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। और जो अंतिम वायसराय बनते हैं ये आपके 1947 तक रहते हैं, और वो होते हैं आपके लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये क्या है, जो बंगाल के गवर्नर हैं और जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में, कि पहला कौन था है, आखिरी कौन सा है, फिर पहला कौन सा है, फिर आखिरी कौन सा है। तो इसको यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब आगे का एक और एक्ट हमारा बचा हुआ है, उसको भी जल्द से जल्द देख लेते हैं। कोई बात नहीं, बस 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट आता है, और ये आज का अंतिम एक्ट है, मतलब ये आज की क्लास का अंतिम एक्ट है। अभी और ऐसे एक्ट हैं जो हम पढ़ेंगे, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप एक बार देख लीजिए कि इसमें ऐसा क्या कहा गया था। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, जो भारत का गवर्नर जनरल है उस समय कौन होता है, डलहौजी होते हैं, जो कि 1848 से लेके 1856 तक रहते हैं। तो उस टाइम पे कौन होते हैं, 1800 चार्टर का जो एक्ट आता है 53 में, तो उसमें डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। और ये अंतिम चार्टर एक्ट था। अभी तक जो चार्टर एक्ट हम पढ़ रहे थे 1793 का हमने पढ़ा, 1813 का पढ़ा, 33 का पढ़ा, अब ये 53 का है। तो ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद अब कोई ऐसा चार्टर एक्ट नहीं आएगा, इसके बाद अलग एक्ट आएंगे जो कि 1858 के बाद आएंगे। अब ये अंतिम चार्टर एक्ट था, तो इसमें देखिए क्या क्या कहा गया। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग किया गया था। विधायी कार्य जहाँ पे विधि बनाने का काम होता है, जहाँ पे कानून बनाने का काम होता है, उस व्यवस्था को अलग कर दिया गया था। और जहाँ पे उस विधि के अनुसार प्रशासन किया जाता है उस मामले को अलग कर दिया गया था। अगर मैं इसको सही से समझाना चाहूँ तो इस समय जो भारत में 3 चीज़ें हैं, एक आपकी क्या है, लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, और एक आपकी क्या है, जुडिशरी है। तो ये 3 चीज़ें हैं, लेजिस्लेचर बोले तो विधायिका, और एग्जीक्यूटिव बोले तो कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या कर रही थी, प्रशासन कर रही थी। तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आया था, एक विधायिका बनाई गई थी, एक प्रशासनिक कार्य के लिए अलग अलग 2 चीज़ें बनाई गई थी, अलग अलग परिषद बनाई गई थी। परिषद में मतलब ऐसे 2 कार्य ऐसे दिए गए थे, इनको अलग अलग कर दिया गया था। अभी तक क्या था, विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य एक ही व्यक्ति कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अब अलग अलग चीज़ें कर दी गई थी। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, भारत में संसद का आधार, भारत में जो संसद है इस टाइम पे, जो आपकी संसद है जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, उसका जो बेस क्लियर होता है ना, जो उसका आधार बनता है वो कहाँ से बनता है, वो इसी 1853 के चार्टर एक्ट से बनता है। आपसे कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की संसद का आधार किस एक्ट से लिया गया है, तो 1853 के चार्टर एक्ट से लिया गया है। इसी में क्या किया गया, भारत की जो केंद्रीय विधान परिषद है जो आज के दौरान है, वो इस टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें एक तो गवर्नर जनरल की परिषद थी, और दूसरा क्या था, विधान परिषद का गठन किया गया था। एक तो गवर्नर जनरल की अपनी खुद की परिषद थी जो कि प्रशासनिक कार्य देखती थी, और एक विधान परिषद बनाई गई थी जिसमें विधायी कार्य होते थे। विधायिका के कार्य मतलब कौन कानून कौन बनाएगा, कानून बनाने की मतलब शक्ति किसके पास है,
तो ये कार्य आपके अलग अलग कर दिए गए थे और यही आज के वर्तमान संसद में भी है, लोकसभा राज्यसभा जैसे। अब इसको क्या कहा गया था, छोटी संसद इसको बोला गया था विधान परिषद को। जो विधान परिषद था उसमें जो 12 सदस्य थे उसको क्या बोला गया था, छोटी संसद। और इसमें जो 4 सदस्य थे वो आपके कौन कौन से थे, एक आपका बंगाल था, एक आपका बॉम्बे था, एक आपका मद्रास था और एक आपका आगरा। यहाँ के 4 सदस्य लिए गए थे। ये 4 सदस्य कौन थे, ये यहाँ के चारों गवर्नर उठा लिए गए थे, वही इसके क्या बने थे, सदस्य बने थे। अब इसमें कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे 1813 का पढ़ा, 1833 का पढ़ा, 1793 का पढ़ा, अब ये 1853 का है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था तो उसमें 20 वर्षों के लिए प्रशासनिक अधिकारों को बढ़ाया गया था। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि जो प्रशासनिक एकाधिकार हैं या प्रशासनिक अधिकार हैं इनको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब अब इसका एंड नहीं होने वाला था, जब तक कंपनी है तब तक इसके एकाधिकार बरकरार रहेंगे। लेकिन ये कहा गया था तथा कभी भी ब्रिटिश क्राउन कभी भी शासन अपने हाथ में ले सकता है। इसके अधिकार तो बढ़ा दिए गए थे, लेकिन ये भी कहा गया था कि अगर क्राउन चाहे, मतलब ब्रिटिश का जो राजा चाहे वो तो कभी भी इसके अधिकारों को ख़त्म कर सकता है और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है। तो ये आपका क्या है, 1853 का चार्टर एक्ट। अब इसमें आप लोग एक चीज़ और देखिए, जो अभी हमने बात की थी पिछले एक्ट में, जो कि सिविल जो परीक्षाएं होती थी सिविल सेवकों की, उसके लिए क्या किया गया था, इसमें जो ICS परीक्षा थी, ICS की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। और उस परीक्षा को आयोजित कराने के लिए लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर 1854 में क्या कहा गया था, मतलब ये जो लिखित परीक्षा हुई थी ये लॉर्ड मैकाले की देन थी, जो 1854 में ICS की लिखित परीक्षा होने लगी थी। और इसमें अब भारतीयों को भी क्या किया गया था कि अब भारतीय भी इसमें क्या कर सकते हैं, इस परीक्षा को दे सकते हैं और प्रशासन में अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं। 1854 में क्या हुआ था, 1854 में ये जो ICS परीक्षा थी इसकी स्टार्टिंग होती है और 1922 तक इसकी जो परीक्षाएं हो रही थी वो लंदन में हो रही थी। कहाँ हो रही थी, लंदन में। यानी अगर भारतीय कोई भी इस परीक्षा को देना चाहता भी तो उसको परीक्षा कहाँ देना जाना पड़ता, लंदन में जाना होता, तब जाके उसकी परीक्षा होती। और 1923 के बाद क्या किया गया था, ये परीक्षाएं भारत में आयोजित होने लगी थी 1923 के बाद। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ICS बोले तो जो इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज के टाइम पे IAS हो चुकी है, तो वो परीक्षाएं 1854 से शुरू हो रही थीं और 1922 तक लंदन में हुई थीं। अब 1923 से भारत में होने लगी थीं, जो आज भी हो रही हैं। सिविल परीक्षा द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां होती थीं। जो भी महत्वपूर्ण पद होते थे उन पे जो नियुक्ति होती थी वो इन्हीं परीक्षाओं के अंतर्गत आती थी। कोई भी मतलब जो शीर्ष पद होता था वो इस परीक्षा के द्वारा ही मतलब ग्रहण किया जा सकता था। अब जो विधि सदस्य था, विधि सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी ना, काउंसिल होती थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, उसमें जो विधि सदस्य था, अभी तक हमने बात की थी पीछे जो हमने बात की थी वो क्या हमने बात की थी, ये अस्थायी सदस्य था। कैसा था, अस्थायी। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, इसका क्या बना गया था, पूर्ण सदस्य इसको बना दिया गया था। पूर्ण सदस्य इसको मतलब अब ये एक तरीके से स्थायी सदस्य बन चुका था। अब एक बात इस एक्ट की खास बात और है जिसको आपको पता होना चाहिए। जो स्थानीय सरकार है, जो लोकल गवर्नमेंट है, इसकी अवधारणा आपकी कहाँ से आती है, ये 1853 के चार्टर एक्ट से ही ली गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो स्थानीय सरकार होती है वो आपको क्या होती है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। जो आपके प्रधान वाले इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं या जिला पंचायत के इलेक्शन होते हैं, इन्हीं को स्थानीय सरकार कहा जाता है। या फिर आप शहर में देखिए तो वहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये जो इलेक्शन होते हैं ये सब स्थानीय सरकार की अवधारणा में आते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई थी, 1853 के चार्टर एक्ट से आपकी शुरू हुई थी। तो ये था आज का चार्टर एक्ट। और हमने ये जो भी चार्टर एक्ट पढ़े हैं, उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो मुझे फिर से बताना कि कहाँ क्या कमी रह गई है। आप कमेंट करके बताना, मैं फिर से इसको रिकॉल करा दूंगा कि कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, उसका क्या सल्यूशन हो सकता है।
अब कल जो हम इसको पढ़ेंगे, कल जो हम इसका पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, 1858 का अधिनियम पढ़ेंगे। अब इसमें सत्ता क्या होती है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है। तो कल हम इसको पढ़ेंगे। तो अभी तक की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसका नाम है महान सर। इसको आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी PDF यहाँ पे हूबहू मिल जाएगी। और इसकी PDF तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।